तो ये पाकिस्तान की इस समय की हालत है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सावधान होने के लिए कह दिया है और अब धीरे धीरे जो बाकी के जो पश्चिमी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी धीरे धीरे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान में हालात इस समय गृह युद्ध जैसे बन रहे हैं और इसकी वजह से वहां अलग अलग प्रांतों और शहरों में सेक्शन 144 यानी धारा 144 लगा दी गई है। अब आप हैरान होंगे कि क्या पाकिस्तान में भी धारा 144 ही होती है? भारत में भी जब कहीं हिंसक घटना इस तरह की होती हैं तब उस इलाके में धारा 144 ही लगाई जाती है, जो कि पाकिस्तान में लगाई गई है। और पाकिस्तान में यही धारा इसलिए है क्योंकि भारत में यह कानून विभाजन से पहले अंग्रेज लेकर आए थे वर्ष 1898 में, और विभाजन के बाद जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तब उसने भी इसी धारा 144 को अपने यहां बरकरार रखा। तो अंग्रेज जो ये सेक्शन 144 छोड़कर गए हैं, इसे भारत ने भी बरकरार रखा और पाकिस्तान ने भी बरकरार रखा। और भारत और इसमें पिछले 75 वर्षों के दौरान कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, लेकिन यह धारा 144 आज भी दोनों देशों में बरकरार है। इसे धारा 144 ही कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान में भी आज धारा 144 लगी हुई है और हमारे यहां भी जब कभी कोई इस तरह की स्थिति होती है तो यहां भी धारा 144 ही लगती है, सेक्शन 144। अब आपको यह बताते हैं कि इमरान खान को भ्रष्टाचार के किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो यह पूरा मामला उनके एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है जिसे अल कादिर ट्रस्ट कहते हैं और इसके दो ट्रस्टी हैं, एक खुद इमरान खान और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा बीबी। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने 1438 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अपने इस ट्रस्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह पैसा अलग अलग माध्यमों से एक रियल एस्टेट फर्म को भिजवाया और बाद में यह पैसा उन्होंने व्हाइट मनी के रूप में इस ट्रस्ट के जरिए ले लिया, उपलब्ध कराया। इनमें 144 करोड़ रुपए इमरान खान के ट्रस्ट को कैश में दिए गए और बाकी पैसा जमीनों के रूप में दिया गया, जिनमें 57 एकड़ की जमीन है। और इसी जमीन पर इमरान खान ने अल कादिर नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है। यानी ये भ्रष्टाचार का मामला है और यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और इस मामले में इमरान खान को कई सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन जब वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए तो 1 मई को उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये भ्रष्टाचार का मामला है। जैसे मैं आपको बता रहा था, भारत में भी जैसे भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले चल रहे हैं और ईडी उन्हें अरेस्ट कर रहा है, वहां पर भी जो संस्था है जिसने अरेस्ट किया है उसे आप पाकिस्तान का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह सकते हैं, पाकिस्तान का ईडी कह सकते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति के जननायक हैं या वो पाकिस्तान के खलनायक बन जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान खुद भी कोई दूध के धुले नहीं है। यह बात सही है, वो बहुत लोकप्रिय है। यह बात सही है कि जनता का समर्थन इस समय उनके साथ दिख रहा है, लेकिन वो खुद भी इतने शरीफ नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 140 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे इस समय दर्ज है, जिनमें 80 से ज्यादा मामले तब दर्ज हुए जब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये जो देश हैं, यहां पर खूनी राजनीति चलती है। जब तक आप शासन में है, सत्ता में है, तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नेता सत्ता से बाहर होते हैं, जो सत्ता में आने वाली उनकी विरोधी पार्टी होती है, वो इसी तरह से कानून का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, दुरुपयोग करती है। और वहां पर यही होता है, जो सत्ता में होता है वो अपने विरोधी को जेल में डाल देता है, फिर जब विरोधी सत्ता में आता है तो वो अपने पहले वाले विरोधी को जेल में डाल देता है। यानी विपक्ष के नेता को जेल में ही रहना पड़ता है या फिर देश छोड़कर भाग जाएं। बाकी सबके साथ इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ यही किया और अब नवाज शरीफ इमरान खान के साथ यही कर रहे हैं। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तब पाकिस्तान की सेना उनके साथ थी, बल्कि यह कहिए कि पाकिस्तान की सेना ने ही अपने मोहरे के तौर पर इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, वरना इमरान खान का प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस था ही नहीं। वो चुनाव जीत ही नहीं सकते थे अगर पाकिस्तान की सेना उनके साथ ना होती। शर्त यह थी कि वो सेना के मोहरे के रूप में काम करेंगे, जो उन्होंने कुछ वर्षों तक किया भी, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान की सेना के आदेश और सिफारिशों को मानना बंद कर दिया और वो सेना के खिलाफ जाकर काम करने लगे। उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि वो तो बहुत लोकप्रिय हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं और अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं से सेना और उनके बीच दुश्मनी शुरू हुई और आज इसी दुश्मनी की वजह से वो एक बार फिर यहां गिरफ्तार हुए हैं, जेल में गए हैं।
यहां इमरान खान की किस्मत बड़ी अच्छी है कि सबके बीच उन पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वो अब भी जीवित हैं। वरना पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है कि वहां जो नेता सेना के खिलाफ जाता है उसकी कुछ ही दिनों में जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो वहां अगर आप सेना के खिलाफ गए और अगर आप सत्ता से बाहर निकल गए तो आपके पास तीन ही विकल्प हैं। या तो आपकी हत्या कर दी जाएगी जैसे बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, या आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपकी हत्या हो जाएगी जैसे कहा जाता है कि जियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी एक साजिश थी। या फिर आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा, या फिर नवाज शरीफ को किसी तरीके से देश छोड़कर भागना पड़ा और वो आज तक वापस नहीं आए। जनरल परवेज मुशर्रफ भी दोबारा पाकिस्तान नहीं लौट पाए और दुबई में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो पाकिस्तान में सत्ता का जो खेल है ये बड़ा खूनी खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन खून तो बहता ही है। पाकिस्तान में यह लड़ाई लोकप्रियता के लिए भी हो रही है और इस लड़ाई में इमरान खान का जीतना तय है अगर हम सिर्फ लोकप्रियता की बात करें। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी साल अगस्त में समाप्त हो रहा है और इसके 60 से 90 दिनों के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है, यानी अक्टूबर या नवंबर तक वहां पर चुनाव हर हालत में हो जाने चाहिए। लेकिन सोचिए जब चुनाव होंगे तो इमरान खान का क्या इसमें जीत पाएंगे? इमरान खान अगर चुनाव हुए तो क्या जीतेंगे? क्या ये लोकप्रियता उनके काम आएगी या फिर वो इस मुकाबले में हार जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। इसलिए इमरान खान कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि वो लोकप्रिय बन जाएं, वो हीरो बन जाएं, इसीलिए लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार वीडियोस डालते रहते हैं। उन पर हाल ही में एक जानलेवा हमला भी हुआ जिससे उनके प्रति सहानुभूति और बढ़ गई। और पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग है, ये बात सही है, जो उन्हें पसंद करता है और उनके पास कमिटेड जो कार्यकर्ता हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी फौज है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान में वो जननायक बनना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में कहते हैं कि एक जननायक कोई बन जाए, वो पाकिस्तान के जननायक बनना चाहते हैं, यानी जनता के नायक बनना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बन भी गए तो क्या तब भी वो चुनाव जीत पाएंगे जो 4-5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है पाकिस्तान में? संभावना कम लगती है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी निष्पक्ष चुनाव होता ही नहीं है। और अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ ही नहीं तो इमरान खान की ये लोकप्रियता धरी की धरी रह जाएगी, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि वहां कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वहां की सेना तय करती है। और आज के हालात ये हैं कि वहां पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये दोनों इस समय सेना को भी खुश करने में लगे हुए हैं, यानी सेना एक तरीके से उनके साथ ही नजर आती है। सरकार और प्रशासन भी उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ है और चुनाव आयोग भी उनके साथ है। और अगर वो इन सबको मिलाकर इस्तेमाल करेंगे चुनाव में तो फिर उन्हें हराना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इमरान खान को यह देखना होगा कि निष्पक्ष चुनाव अगर होते हैं तब तो ये लोकप्रियता काम आएगी, और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो इमरान खान का जो आगे का जीवन है या तो जेल में कटेगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और अगर वो बहुत किस्मत वाले हुए तो उन्हें एक विकल्प ये दिया जाएगा कि हमेशा के लिए देश छोड़कर बाहर चले जाओ, जैसे परवेज मुशर्रफ गए थे या जैसा उन्होंने नवाज शरीफ के साथ किया था। इन तीनों विकल्पों में उन्हें एक को चुनना है। लेकिन भारत में या दुनिया के लोगों को चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? यह बहुत ही चिंताजनक खबर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसे हम अपना दुश्मन देश समझते हैं और वो जल रहा है और हम खुश हो जाएं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान की ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अर्थव्यवस्था में श्रीलंका से भी अब बदतर स्थिति में है। श्रीलंका की तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है। उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। सरकार एक एक पैसे के लिए, पाई पाई के लिए मोहताज है। एक ऐसा देश जो अंदर से जल रहा है, जहां गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, जहां की जनता वहां की सेना के खिलाफ खड़ी हो गई है। और वो देश परमाणु संपन्न देश है और उसके पास 165 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। यानी हमसे भी ज्यादा परमाणु हथियार ये पाकिस्तान के पास है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति
बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो कमजोर देश है, क्या वो इन परमाणु हथियारों की रक्षा कर पाएगा? क्या पाकिस्तान की कमजोर सरकार, कमजोर प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि ये परमाणु हथियार गलत इस्तेमाल ना हो, किसी गलत संस्था के, गलत व्यक्ति के हाथ में ना चले जाएं? पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादी संगठन है। ये क्या गारंटी होगी कि जब सरकार वहां बहुत कमजोर हो जाएगी, जब वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, जब वहां श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी, जहां लोग मंत्रियों के, सरकारों के, प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगेंगे, तब परमाणु हथियारों की सुरक्षा कौन करेगा? और अगर ये परमाणु हथियार गलत हाथों में चले गए, चाहे तो वो पैसे की वजह से हो सकते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों को बेच भी सकता है, और वो ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों को आतंकवादियों को भी दे सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये परमाणु हथियार गलत हाथों में चले गए तो एशिया नहीं, दुनिया बर्बाद हो सकती है।